नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। जयपुर की वो एक बहुत सुहावनी और शांत सुबह थी। मालवीय नगर जैसे बहुत अमीर और शांत इलाके में बने विराट महल नाम के राजसी बंगले के आंगन में अभी भी सुबह की धूंध की हल्की सी असर थी। बगीचे की हरी घास पर पड़े ओस के बिंद उगते सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। इस खूबसूरत माहौल में बंगले के अंदर हमेशा की तरह एक अलग तरह की अनुशासित भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। ये बंगला था जयपुर के जाने माने बिल्डर और वर्मा कंस्ट्रक्शन के मालिक 50 साल के विक्रम वर्मा का। विक्रम वर्मा यानी जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा और इज्जतदार नाम। शून्य से सब कुछ खड़ा करने वाले इस इंसान ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता और सख्त अनुशासन के दम पर यह विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। उम्र 50 पार कर फिर भी रोज की कसरत और खान पान के कंट्रोल की वजह से उनके शरीर में किसी जवान को भी शर्माने वाली फुर्ती थी। चेहरे पर एक अलग तेज था। उनका एक शब्द जयपुर के मार्केट के लिए पत्थर की लकीर माना जाता था। आज की सुबह उनके लिए बहुत खास थी। आगरा के एक बहुत बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट की फाइनल डील आज साइन होनी थी। इसी के लिए विक्रम अपने बेडरूम से तैयार होकर नीचे हॉल में आए। शरीर पर एकदम फिटिंग वाला गहरे नीले रंग का डिजाइनर सूट, आंखों में एक बिजनेस वाली चमक और हाथ में महंगी लेदर की लैपटॉप बैग थी। डाइनिंग टेबल के पास उनकी दूसरी पत्नी भी खड़ी थी। विक्रम की पहली पत्नी के गुजरने के 2 साल बाद उन्होंने निधि से शादी की थी। निधि उम्र में उनसे 15 साल छोटी थी। देखने में वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसी बहुत सुंदर, मोहक और आकर्षक थी, लेकिन उसकी इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे पैसे और सत्ता की कभी ना खत्म होने वाली भूख छिपी हुई थी, जिसकी जरा सी भी भनक विक्रम को आज तक नहीं लगी थी। ऑल दी बेस्ट विक्रम, निधि ने चेहरे पर बहुत मीठी और लुभानी मुस्कान लाकर उन्हें विदा किया। थैंक यू निधि, मुझे आने में शाम हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। ये कहकर विक्रम हमेशा के रौब में बंगले के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। पोर्च के सीढ़ियों उतरते ही सामने काले रंग की शानदार मर्सिडीज कार खड़ी थी। कार के इंजन की बहुत हल्की और धीमी आवाज आ रही थी। कार के पास उनका ड्राइवर हमेशा की तरह पीछे का दरवाजा खोलकर साहब का इंतजार कर रहा था। विक्रम अपने ही ख्यालों में हाथ में फोन चेक करते हुए कार की तरफ चलने लगे। उनके कदम कार से थोड़ी ही दूरी पर थे कि तभी अचानक बंगले की बाईं तरफ लगी गुलाब की घनी झाड़ियों में से एक छोटा सा जीव दौड़ता हुआ सामने आया। वो मल्हार था, बंगले पर पिछले 5 साल से काम करने वाली नौकरानी सुमन का 10 साल का बेटा। वो बहुत होशियार और फुर्तीला था। विक्रम आते जाते उसे पढ़ाई के लिए शाबाशी भी देते थे, लेकिन आज का मल्हार रोज जैसा नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर एक पुरानी और फीकी पड़ी हुई टी शर्ट थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वो साफ साफ कांप रहा था, जैसे उसने कोई भयानक भूत देख लिया हो। उसने किसी की भी परवाह किए बिना सीधी दौड़ लगाई और विक्रम का कुर्ता पकड़ लिया। साहब, उसकी आवाज बरा गई थी, लेकिन उसमें एक मजबूती और जान बचाने की विनती थी। साहब, गाड़ी में मत बैठिए। विक्रम अचानक लगे इस झटके से वहीं रुक गए। उन्होंने अपने हाथ को मजबूती से पकड़े हुए इस छोटे बच्चे की तरफ देखा। शुरुआत में विक्रम को लगा कि लड़का कोई खेल कर रहा है या उसे कुछ चाहिए। क्या हुआ बेटा, क्यों बीच में आ गया? छोड़ मेरा हाथ, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, हम शाम को बात करेंगे। विक्रम ने हमेशा की शांत आवाज में समझाने की कोशिश की, लेकिन मल्हार ने हाथ नहीं छोड़ा। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। उसने अपनी डर से सफेद पड़ी बड़ी बड़ी आंखें विक्रम की आंखों में डाली और लगभग फुसफुसाते हुए लेकिन बहुत साफ आवाज में बोला, साहब, वो हमारे तुकाराम काका नहीं है, वो कोई और है, और आप उस गाड़ी में मत जाइए प्लीज साहब। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने मल्हार की आंखों में जो गहरा और सच्चा डर देखा,
वो किसी बच्चे के शरारत का डर नहीं था, वो किसी भयानक सच्चाई की चेतावनी थी। एक चालाक बिजनेसमैन की नज़र से विक्रम ने मल्हार को बाजू में नहीं धकेला, बल्कि धीरे से गर्दन घुमाकर गेट पर खड़े ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने सिर पर हमेशा की तरह कैप पहनी थी, शरीर पर वही सफ़ेद वर्दी थी, कद-काठी बिल्कुल तुकाराम काका जैसी थी। दूर से कोई भी उसे तुकाराम काका ही समझता। 15 साल से तुकाराम काका विक्रम के सबसे भरोसेमंद ड्राइवर और एक तरह से परिवार के सदस्य ही थे। विक्रम ने अपनी नज़र और तेज की। उन्होंने ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश की, पर उसने कैप थोड़ी नीचे खींच रखी थी। तभी विक्रम की नज़र ड्राइवर के खुले हुए बाएं हाथ पर गई, जो उसने कार के शीशे पर रखा था, और उसी पल विक्रम की छाती में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। उनके पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। तुकाराम काका के बाएं हाथ में हमेशा एक मोटा और पुराना चांदी का कड़ा रहता था। वो कड़ा उनके स्वर्गवासी पिता ने उन्हें दिया था, और तुकाराम काका गाड़ी धोते समय या सोते समय भी वो कड़ा कभी नहीं उतारते थे। विक्रम ने कई बार उस कड़े को लेकर तुकाराम काका का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन गेट पर खड़े उस इंसान के बाएं हाथ में वो चांदी का कड़ा नहीं था। बस यही एक बात विक्रम जैसे तेज दिमाग वाले इंसान के लिए काफ़ी थी। उनकी जान बचाने वाली छठी इंद्री एक पल में जाग गई। कुछ बहुत गलत हो रहा है, जो उनके दिमाग ने तुरंत समझ लिया। वो जरा भी नहीं घबराए, चेहरे के भाव एकदम सामान्य रखे, ताकि गाड़ी के पास खड़े नकली ड्राइवर को जरा भी शक ना हो। उन्होंने धीरे से मल्हार के कंधे पर हाथ रखा और बहुत हल्की आवाज में कहा, चल मेरे साथ। और विक्रम मल्हार को बगीचे के एक कोने में ले गया, जहां अशोक और साइप्रस के बहुत घने पेड़ थे। वहां से गेट पर खड़े ड्राइवर उन्हें देख नहीं सकता था। वहां पहुंचते ही विक्रम नीचे झुके और मल्हार की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। अब उनकी आवाज एक सख्त जांच करने वाले अफसर जैसी थी, लेकिन बच्चे को डराने वाली नहीं थी। मल्हार, मेरी तरफ देखा, एकदम शांत होकर मुझे बता, तुझे कैसे पता चला कि वो तुकाराम काका नहीं है, और तू इतना डरा हुआ क्यों है? मल्हार ने एक गहरी सांस ली। उसके छोटे होंठ अभी भी कांप रहे थे। साहब, कल रात मैं पानी पीने उठा था, मम्मी सो रही थी, लाइट नहीं गई थी, इसीलिए मैं पीछे के दरवाजे से किचन में आया। तभी मुझे बाहर पीछे बगीचे से किसी के बात करने की आवाज आई। मल्हार रुक गया। आगे बोलते हुए उसका गला सूख रहा था। विक्रम ने उसे हिम्मत दी, कह बेटा घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ। वहाँ दो लोग थे साहब, एक अनजान इंसान था, उसकी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, और दूसरी निधि मैडम थी। निधि, विक्रम के दिल की धड़कन रुक सी गई। मल्हार आगे बोलने लगा, वो इंसान मैडम से कह रहा था कि कल सुबह की तैयारी पूरी हो गई है, तुकाराम को मैंने साइड कर दिया है, मेरा आदमी गाड़ी पर होगा, वो गाड़ी लेकर सीधा खानपुर घाटी की तरफ जाएगा। साहब, वो लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मैडम हंस हंस कर कह रही थी कि कुछ भी करो पर एक्सीडेंट एकदम नेचुरल लगना चाहिए। 50 करोड़ के इंश्योरेंस के पैसों पर मुझ पर कोई दाग नहीं आना चाहिए, कल ही उसका कांटा निकल जाना चाहिए। ये शब्द सुनते ही विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। जिस पत्नी पर उन्होंने इतना अंधा विश्वास किया, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की, वही पत्नी उनके मौत की इतनी ठंडे दिल से साजिश रच रही थी। उनके शरीर में खून खोल उठा, एक तरफ सदमा, दुख, और दूसरी तरफ गुस्से का ज्वालामुखी उनके मन में भड़क उठा। लेकिन इस वक्त भावनाओं में बहना ठीक नहीं था। मल्हार बेटा, आज जो तूने बोला वो सच है ना? ये तूने सपने में तो नहीं देखा ना? विक्रम ने बहुत भारी आवाज में पूछा। उन्हें अपने कानों पर यकीन तो नहीं हो रहा था। एक 10 साल के बच्चे ने इतनी बड़ी और भयानक साजिश पकड़ ली हो, इस पर किसी का यकीन करना मुश्किल था। तब मल्हार की आंखों में से डर गायब हो गया और वहां एक विश्वास आ गया। उसने अपनी पुरानी टी शर्ट की जेब में हाथ डाला। हाथ बाहर आया तो उसकी छोटी हथेली में एक पुराना मोबाइल था।
जिसकी स्क्रीन पर दरार थी और किनारे पर सेलो टेप लगी हुई थी। वो सुमन का पुराना फ़ोन था, जो उसने मल्हार को सिर्फ गाने सुनने के लिए दिया था। मल्हार ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर वो फ़ोन आगे बढ़ाया और बहुत मजबूती से बोला, साहब मुझे भी शुरू में यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने वो सब इस फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है। कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान हमारी जान बचाने के लिए किसी बड़े इंसान को नहीं बल्कि किसी मासूम बच्चे को आगे भेजते हैं। दोस्तों, आपकी राय में पैसे के लिए रिश्तों का भरोसा तोड़ने वाले इंसान को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहना। मल्हार के उस छोटे से हाथ में रखा वो पुराना दरारों वाला मोबाइल विक्रम को इस पल एक जिंदा बम जैसा लग रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से वो मोबाइल अपने हाथ में लिया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल दिख रही थी। आसपास फैली सुबह की खामोशी अब विक्रम को डरा रही थी। बगीचे में पत्तों की सरसराहट और दूर से आती किसी पक्षी की आवाज के अलावा वहां भयानक शांति थी। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली और उंगली से रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरुआत में कुछ सेकंड सिर्फ खरखर की आवाज आई और फिर वो आवाज आई जिसने विक्रम के जीवन के सारे खूबसूरत भरोसों के चिथड़े उड़ा दिए। सब पक्का कर लिया है ना? कल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे इस प्लान में कोई भी कमी नहीं चाहिए। वो आवाज निधि की थी, वही मधुर मीठी आवाज जिसने विक्रम को मोहित किया था। वही आवाज अब एक जहरीली नागिन की तरह फुफकार रही थी। फिर एक बहुत ठंडी और निर्दयी मर्द की आवाज रिकॉर्डिंग में गूंजी, निधि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरे आदमी पक्के हैं। कल सुबह विक्रम घर से निकलेगा कि सीधा मेरे ही आदमी की कार में बैठेगा। उसका पुराना ड्राइवर तुकाराम, उसे मैंने एक झूठे मैसेज से पहले ही गांव भेजने का इंतजाम कर दिया है। मेरा ड्राइवर कार मालवीय नगर से सीधी खानपुर घाटी की तरफ ले जाएगा। घाटी में बरसात का मौसम और धुंध तो होती ही है। वहां के एक बहुत खतरनाक और गहरी खाई वाले मोड़ पर कार की ब्रेक फेल होने का नाटक किया जाएगा। कार सीधी 500 फीट नीचे खाई में गिरेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सिर्फ एक बदकिस्मत एक्सीडेंटल डेथ साबित होगा। पुलिस को जरा भी शक नहीं जाएगा। मोबाइल से आ रहा एक एक शब्द विक्रम के कानों में पिघले शीशे की तरह घुस रहा था। विक्रम की आंखें फटी रह गईं, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग आगे चलती रही। निधि की हल्की हंसी की आवाज आई, गुड वेरी गुड, मुझे बस वो 50 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। उसने पिछले साल ही मेरे कहने पर वो एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस लिया था। उसकी पूरी 50 करोड़ की रकम मुझे ही मिलनी चाहिए। कंपनी की मालिक और पूरा साम्राज्य मेरे ही नाम हो जाना चाहिए। उस मर्द की आवाज फिर आई, लेकिन निधि इतने सालों में ये इंसान तुमसे जान की तरह प्यार करता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता है। तुम्हें सच में जरा भी बुरा नहीं लग रहा? कोई इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस पर आया निधि का जवाब सुनकर विक्रम का दिल चीर गया। निधि बहुत ठंडे दिल से बोली, इमोशनल रिश्ता? कैसा इमोशनल रिश्ता राहुल? मेरा उनके साथ कोई भी भावनात्मक रिश्ता कभी था ही नहीं। सच कहूँ तो कभी था ही नहीं। वो मेरे लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन है। मुझे बस उनकी दौलत चाहिए। वो कल मरे या आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मेरी मुक्ति ही हो जाएगी। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। मोबाइल की स्क्रीन काली पड़ गई, लेकिन विक्रम की आंखों के सामने सिर्फ अंधकार छा गया था। उनके पैरों के नीचे की जमीन जैसे फट गई थी। सांस घुटने लगी थी। विक्रम वर्मा, जिस इंसान ने 20 साल की उम्र में सिर्फ 100 रुपये लेकर जयपुर में कदम रखा था, जिसने धूप में ईंटें उठाने से लेकर जयपुर का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन एम्पायर खड़ा करने तक का संघर्ष देखा था, वो इंसान आज अपने ही बगीचे में एक पेड़ के पीछे टूट पड़ने की हालत में खड़ा था। उन्होंने निधि से अंधे होकर प्यार किया था। पहली पत्नी के जाने के बाद आया अकेलापन निधि ने दूर किया था। उसके लिए उन्होंने विदेश से महंगी गाड़ियां मंगवाई
उसके लिए करोड़ों के फ्लैट लिए। आज घर से निकलते वक्त उसने प्यार से ऑल द बेस्ट कहा था। वो सब एक भयानक नाटक था। उसके उस मीठे सिमत के पीछे अपने ही खून की प्यास छुपी थी। ये सोच विक्रम के दिमाग को सुन कर रही थी। आंखों के कोने गीले हुए, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए था। दूसरे ही पल एक बेवफा पति की जगह एक बहुत निर्दयी, सख्त और चालाक बिजनेसमैन ने ले ली, जो मार्केट में रोज लोगों की जेब काटता है। वहां टिकने वाला ये शेर था, कोई हमें खत्म करके हमारी दौलत हड़प लेगा। ये सोच ही उसके अंदर के असली फाइटर को जगाने के लिए काफी थी। विक्रम की आंखों के आंसू अचानक सूख गए और वहां एक भयानक गुस्से की आग पैदा हो गई। चेहरे की मांसपेशियां तन गई। उन्होंने मोबाइल मल्हार के हाथ में वापस दिया। मल्हार अभी भी घबराया हुआ था। विक्रम ने उसके दोनों कंधे पकड़े और बहुत गंभीर लेकिन तसल्ली देने वाली आवाज में बोले, बेटा, आज जो तूने किया है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तूने एक बाप की, एक इंसान की जान बचाई है, लेकिन अब तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तू यहाँ से सीधा अपनी मम्मी के पास आउट हाउस में जा। अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ले। जब तक मैं खुद आकर ना बुलाऊं, बाहर मत आना। किसी को भी, अपनी मम्मी को भी अभी कुछ मत बताना। और सबसे जरूरी बात, निधि मैडम के सामने ये जरा भी जाहिर नहीं होना चाहिए कि तूने कुछ सुना है, समझा? मल्हार ने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब साहब के लिए इज्जत थी। वो चुपचाप वहां से पीछे के रास्ते खिसक गया। मल्हार के जाने के बाद विक्रम ने खुद को संभाला। उन्होंने सूट का कॉलर ठीक किया, चेहरे के तनाव के भाव मिटा दिए और एक गहरी सांस ली। उनके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ कमाल की शांति थी। ये वही शांति थी जो तूफान से पहले होती है। विक्रम धीमे कदमों से फिर बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ आए। गेट पर वो नकली ड्राइवर अभी भी इंतजार कर रहा था। विक्रम ने उस पर एक तीखी नजर डाली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया दिए बिना वो फिर बंगले के अंदर चले गए। हॉल में घुसते ही उन्होंने देखा कि निधि उसी महंगे इटालियन सोफे पर बहुत आराम से बैठी एक फैशन मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर बहुत शांत और मासूम भाव था। विक्रम को देखकर उसने थोड़े हैरानी से भौहें उठाई। अरे, तुम अभी गए नहीं? और ऐसे वापस क्यों आए? उसने बहुत नॉर्मल तरीके से पूछा। आवाज में चिंता का सुर था। विक्रम के मन में आया कि अभी इसी वक्त उसका गला पकड़कर जवाब मांगे, उस झूठे चेहरे के पीछे का नकाब फाड़ दूं। उनकी मुट्ठियां अपने आप भिंच गईं। लेकिन नहीं, दुश्मन को धोखे में रखना युद्ध का पहला नियम है। विक्रम ने अपनी भावनाओं पर लोहे जैसा कंट्रोल किया, चेहरे पर वही हल्की हमेशा वाली मुस्कान लाई और बहुत सहजता से बोले, कुछ नहीं डार्लिंग, आगरा प्रोजेक्ट की एक बहुत जरूरी फाइल मैं स्टडी रूम में ही भूल गया। उस फाइल के बिना आज की मीटिंग नहीं हो सकती, इसीलिए वापस आया। निधि के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की नाराजगी की लकीर उभरी, लेकिन उसने तुरंत छुपा ली। बाप रे, तुम और तुम्हारा बोलने वाला स्वभाव। जल्दी जाओ, ले आओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। हाँ, आया 2 मिनट में। ये कहते हुए विक्रम सीढ़ियों से ऊपर अपने स्टडी रूम में गए। पीठ करके जा रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि निधि की नजर उनकी पीठ पर टिकी है। वो ऊपर गए, स्टडी रूम का दरवाजा बंद कर दिया। वहां जाकर उन्होंने एक दूसरी ही फाइल खोली। उनके दिमाग में अब विचारों का चक्कर बहुत तेज घूम रहा था। उन्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकलना था, लेकिन किसी को भनक लगे बिना। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और तुकाराम काका को फोन लगाया। हेलो साहब, तुकाराम काका की हमेशा वाली विनम्र और देहाती आवाज आई। तुकाराम, तुम कहाँ हो? विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। साहब, मैं अपने कमरे पर ही हूँ। आपने ही तो कल मैसेज भेजा था ना कि आज सुबह मेरी छुट्टी है और दूसरा ड्राइवर आएगा। इसीलिए विक्रम समझ गए कि राहुल ने बहुत चालाकी से तुकाराम काका को झूठा मैसेज भेजकर साइड कर दिया था।
तुकाराम, ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा था। अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो। हमारी दूसरी कार, वो ग्रे रंग की होंडा सिटी, उसे फौरन निकालो और बंगले के आगे वाले चौराहे पर उस पुरानी बेकरी के सामने आकर खड़े हो जाओ। किसी को दिखना नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ। कोई सवाल मत पूछना, बस गाड़ी लेकर आ जाओ। विक्रम की आवाज में जो हुक्म और गंभीरता थी, उसे सुनकर तुकाराम काका तुरंत चौकन्ने हो गए। जी साहब, 2 मिनट में पहुंचा। तुकाराम काका ने फोन रखा। विक्रम ने वो खाली फाइल हाथ में ली। फिर नीचे हॉल में नहीं आए। उन्होंने स्टडी रूम के बगल वाले नौकरों के रास्ते का इस्तेमाल किया। बंगले का मालिक आज अपने ही घर में एक चोर की तरह छिपकर बाहर निकल रहा था। बंगले के पीछे वाले दरवाजे से वो चुपके से बाहर निकले। कंपाउंड की दीवार के किनारे झाड़ियों की आड़ लेते हुए वो पीछे वाले छोटे गेट के पास आए। वहां से सड़क पर आते ही उन्होंने तेज कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी सांस भारी हो गई थी, लेकिन दिमाग बर्फ जैसा ठंडा था। अब उनके मन में सिर्फ एक ही इंसान का नाम था, एडवोकेट कुलकर्णी, जयपुर के सबसे बड़े और कानूनी दांव पेच के माहिर वकील। क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये जीने और अस्तित्व की लड़ाई थी। वो आगे वाले चौराहे पर पहुंचे। वहां बेकरी के कोने में तुकाराम काका होंडा सिटी लेकर खड़े थे। साहब को इस हालत में पैदल पीछे के रास्ते से आता देख तुकाराम काका को बहुत बड़ा झटका लगा। विक्रम ने कार का पिछला दरवाजा खोला और विक्रम तेजी से कार के अंदर बैठ गए। साहब, क्या हुआ है? तुकाराम काका ने पूछने की कोशिश की। अभी कुछ मत पूछना, तुम बस गाड़ी चलाओ, सीधा एडवोकेट कुलकर्णी के ऑफिस की तरफ ले चलो और गाड़ी जितनी तेज हो सके उतनी तेज चलाओ। विक्रम ने बाहर देखते हुए आदेश दिया। उनकी नजर अब एक शिकारी बाज जैसी हो गई थी। जिन लोगों ने उन्हें मारने की साजिश रची थी, उनके लिए अब विक्रम वर्मा खुद काल बनकर खड़े होने वाले थे। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और मालवीय नगर के उन शांत रास्तों से निकलकर जयपुर की भीड़ में गायब हो गई। जयपुर के कैंप एरिया में एक पुराना और मशहूर ईरानी कैफे था। बाहर से देखने पर कोई पुरानी और जर्जर इमारत लगती थी, लेकिन अंदर से ये कैफे बिल्कुल अलग दुनिया का एहसास कराता था। पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, गोल संगमरमरी टेबल, हवा में तैरती बुन मस्का और ईरानी चाय की खास मीठी खुशबू और आसपास लोगों की हल्की गुनगुनाहट। लेकिन इस शांतम हॉल में कैफे के अंधेरे और कोने वाले टेबल पर अब एक भयानक तूफान की चर्चा शुरू होने वाली थी। विक्रम और तुकाराम काका कैफे के दरवाजे पर पहुंचे। विक्रम ने तुकाराम काका को बाहर गाड़ी के पास खड़े रहने का इशारा किया। तुकाराम, गाड़ी पर नजर रखना, कोई भी शक वाला दिखे तो मुझे तुरंत फोन करना। ये कहकर विक्रम कैफे के अंदर दाखिल हुए। कोने वाले टेबल पर एडवोकेट कुलकर्णी पहले से बैठे हुए थे। उम्र 60 पार कर चुके कुलकर्णी साहब जयपुर के कानूनी जगत में एक चलते फिरते ज्ञान कोश थे। सिर के सफेद बाल, मोटे कांच का चश्मा और बदन पर सादा खादी का कुर्ता। लेकिन इस साधारण दिखने वाले इंसान की बुद्धि उस्तरे जैसी तेज थी। विक्रम के बिजनेस सफर की हर कानूनी दिक्कत में कुलकर्णी साहब ने उसे सही रास्ता दिखाया था। वो विक्रम के सिर्फ वकील नहीं, पिता जैसे मार्गदर्शक भी थे। विक्रम ने कुलकर्णी के सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी तनाव में था। कुलकर्णी ने चश्मे से उसकी तरफ देखा। एक माहिर वकील की नज़र अपने क्लाइंट का चेहरा पढ़ने में कभी गलती नहीं करती। विक्रम अचानक और वो भी पीछे के दरवाजे से निकलकर, मुझे जहां बुलाया, क्या हुआ? कुलकर्णी साहब की आवाज बहुत शांत सी। 50 करोड़ की साजिश। विक्रम ने एक पल भी खराब नहीं किया। जेब से वो पुराना दरार वाला मोबाइल निकाला और टेबल पर रख दिया। साहब, मेरे ही घर में मेरी मौत का जाल रचा गया है और वो जाल रचने वाली कोई और नहीं, निधि है। विक्रम ने ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। कैफे के उस कोने में निधि और राहुल की वो ठंडी और निर्दयी आवाज फिर से गूंजी। एडवोकेट कुलकर्णी ने आंखें बंद करके वो पूरी रिकॉर्डिंग बहुत ध्यान से सुनी।
उनके माथे की लकीरें और गहरी हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। विक्रम कुलकर्णी साहब थोड़ा आगे झुके और उनकी आवाज एकदम कानूनी और प्रोफेशनल हो गई। ये रिकॉर्डिंग एक मजबूत सबूत है, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर हम उन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते। कोर्ट में इस सबूत को टिकाने के लिए हमें और भी कई तैयारियां करनी पड़ेंगी। सबसे जरूरी बात, इस साजिश के पीछे का मकसद हमें कागज पर साबित करना पड़ेगा, और वो मकसद है 50 करोड़ का इंश्योरेंस। कुलकर्णी साहब ने अपना लैपटॉप बैग खोला। तुम्हारा फोन आते ही मैंने अपने संपर्कों से इंश्योरेंस कंपनी के हेड ऑफिस से बात की, तुम्हारी फाइल का पूरा एक्सेस लिया, और उसमें जो मिला है उसे सुनकर तुम्हें एक और झटका लगेगा। विक्रम की सांस भारी हो गई। क्या मिला साहब? 14 महीने पहले तुम दुबई के एक बड़े बिजनेस टूर पर गए थे, याद है? वो 15 दिन का टूर? कुलकर्णी ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, वो बहुत जरूरी टूर था। बिल्कुल। उसी दौरान निधि ने एक नकली नोटरी की मदद से तुम्हारे उस 50 करोड़ के एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस के कागजों में बदलाव करवा दिया है। उसने तुम्हारे नकली सिग्नेचर करके खुद को उस पॉलिसी की इकलौती वारिस बना दिया है। इसके लिए नकली ईमेल, फर्जी नोटरी और तुम्हारे डिजिटल सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया गया है। पहले के नियमों के हिसाब से इस बीमे की रकम तुम्हारी कंपनी और कुछ चैरिटी संस्थाओं को जानी थी, लेकिन अब अगर तुम्हारी एक्सीडेंट में मौत होती है तो वो 50 करोड़ रुपए सीधे बिना किसी शर्त के निधि के निजी अकाउंट में जमा हो जाते हैं। और सबसे भयानक बात ये है, उसने इस नए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्त डलवाई है कि अगर नेचुरल एक्सीडेंट साबित होता है तो कंपनी को 1 महीने के अंदर पूरी रकम देनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही विक्रम के शरीर में कंपकंपी छूट गई। 14 महीने, लगातार 14 महीने वो एक ऐसी औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहा, एक ही पलंग पर सोया, जो उसकी पीठ पीछे उसके मौत के कागज तैयार कर रही थी। गुस्से का सारा पारा अब सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। विक्रम ने टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वहां रखे कप गिलास हिल गए। नमक हराम औरत, मैंने उसको कौन सी कमी रखी थी? पैसे के लिए इंसान इतना गिर कैसे सकता है? विक्रम के दांत गुस्से से भींच गए। राहुल का काला भूतकाल। इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है विक्रम, और निधि इसमें अकेली नहीं है। वो दूसरा आवाज वाला आदमी राहुल, यही इस खेल का असली मोहरा है। कुलकर्णी साहब और गंभीर हो गए। उन्होंने लैपटॉप पर एक फाइल खोली। मैंने अपने एक पुराने और बहुत भरोसेमंद प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगाया था। इस राहुल की कुंडली उसने आधे घंटे में मेरे हाथ में दे दी है। और विक्रम, ये राहुल कोई मामूली गुंडा नहीं है, ये बहुत ठंडे दिमाग का अपराधी है। इसका नाम पहले भी कई मौतों के केस में जुड़ चुका है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। मतलब ये पहले भी ऐसे गुनाहों में शामिल था? हाँ, कुलकर्णी साहब ने स्क्रीन पर राहुल की एक पुरानी फोटो दिखाई। इसका असली नाम विजय कुमार है। मूल रूप से कोल्हापुर का है, लेकिन पिछले कई सालों से ये अपनी पहचान और नाम बदलकर घूम रहा है। इसने पहले भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी सीमा एक अमीर ज्वेलर की इकलौती बेटी थी। शादी के 1.5 साल बाद महाबलेश्वर की एक खाई में गिरने से उसकी दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद राहुल को 3 करोड़ का बीमा मिला। फिर 4 साल बाद इसने बेंगलोर की एक करोड़पति विधवा से शादी की। वहाँ भी शादी के कुछ महीनों बाद घर में गैस लीक होने से लगी आग में वो जलकर राख हो गई। पुलिस जांच में वो सिर्फ एक्सीडेंट साबित हुआ। वहाँ भी राहुल को 8 करोड़ रुपए मिले। कुलकर्णी साहब रुके और उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम, ये आदमी अमीर और नाखुश औरतों को जाल में फंसाता है, उनसे रिश्ता बनाता है, उन्हें पैसा और आजादी के सपने दिखाता है, और फिर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बिना कोई सबूत छोड़े जहाँ तो उनके पति का या खुद उन औरतों का कांटा निकाल देता है। अब इसका अगला शिकार तुम हो, और इसे ये काम की सुपारी खुद तुम्हारी पत्नी ने दी है।
राहुल का वो काला और खून से सना भूतकाल सुनकर विक्रम को लगा जैसे वो मौत के बहुत करीब से गुजर कर आया हो। उन दो मासूम औरतों का अंत याद करके उनके शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर आज सुबह मल्हार ने उन्हें नहीं रोका होता तो अभी वो खानपुर घाटी की उस गहरी खाई में एक लोहे के डिब्बे जैसी कार में खून के तालाब में पड़े होते। उनकी लाश ढूंढने में पुलिस को हफ्ता लग जाता और निधि तथा राहुल प्रॉपर्टी बेचकर मजे कर रहे होते। डर की लहर खत्म हुई और उसकी जगह एक भयानक बदले की भावना ने ले ली। विक्रम वर्मा जयपुर का वो इंसान था जो किसी के कपटी षड्यंत्र का शिकार बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। साहब, विक्रम की आवाज अब बहुत शांत लेकिन किसी धारदार हथियार जैसी हो गई थी। मुझे सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी, मुझे सिर्फ पुलिस में शिकायत भी नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा तो वो सिर्फ रिकॉर्डिंग के आधार पर राहुल को पकड़ नहीं पाएंगे। निधि कोई नया नाटक रच देगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उन्हें खत्म करना है, मुझे उन्हें उनकी ही चाल में रंगे हाथों पकड़ना है। कुलकर्णी साहब के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें विक्रम से यही उम्मीद थी तो फिर क्या सोच है तुम्हारी? हम एक काउंटर प्लान बनाएंगे। काउंटर प्लान साहब? विक्रम टेबल पर आगे झुका। निधि और राहुल को लगता है कि उनका प्लान एकदम परफेक्ट है। हमें उन्हें वैसे ही लगने देना है। मैं घर जाकर नॉर्मल बर्ताव करूंगा। मैं उन्हें कहूंगा कि गाड़ी में कुछ खराबी थी या मुझे कोई और मैसेज मिल गया था, इसीलिए मैंने तुकाराम काका को बुला लिया। उन्हें जरा भी शक नहीं होगा। वो जरूर फिर हमला करने की कोशिश करेंगे और जब वो कोशिश करेंगे तब हम उनके लिए जाल बिछाकर तैयार बैठे होंगे। कुलकर्णी साहब सोच में पड़ गए। विक्रम, ये बहुत खतरनाक है। तुम फिर से सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो। निधि बहुत चालाक है। तुम्हारी एक नज़र तुम्हारे बर्ताव में एक छोटा सा बदलाव भी उसे शक में डाल सकता है। मैंने 50 साल की जिंदगी में बहुत सांप देखे हैं साहब। विक्रम पूरे आत्मविश्वास से बोला। वो पैसे की भूखी है और मैं उसे उसी पैसे का लालच देता रहूंगा। मुझे बस आपकी और पुलिस की मदद चाहिए। जब वो अपने असली प्लान पर आएंगे तब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। दोनों ने अगले आधे घंटे उस काउंटर प्लान पर विस्तार से चर्चा की। कुलकर्णी साहब ने तुरंत अपने भरोसेमंद पुलिस अफसर से संपर्क करके प्राथमिक जानकारी दे दी। अब खेल शुरू होने वाला था। शिकारी का शिकार। अगला जाल कानून के दायरे में रहकर पुलिस की कानूनी तरफ कैसे मजबूत करनी है, पुलिस को कब और कैसे शामिल करना है, ये सारी छोटी छोटी बातें एडवोकेट कुलकर्णी साहब ने कागज पर लिख ली। चर्चा खत्म हुई। विक्रम कुर्सी से उठा। उसके चेहरे का वो पहले वाला तनाव अब पूरी तरह गायब हो चुका था। वह अब एक बहुत शांत और क्रूर शिकारी का भाव था। मैं निकलता हूँ साहब, अब मुझे अपने घर जाना है अपनी प्यारी पत्नी से मिलने। विक्रम हंसते हंसते बोला। लेकिन जब उस हंसी में एक भयानक तंज था। उसने कैफे के बाहर कदम रखा। बाहर तुकाराम काका गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे थे। विक्रम अब जानता था कि जिस घर में वो वापस जा रहा है वो अब उसका घर नहीं रहा। वो एक मौत का जाल था, वो एक कत्ल खाना था। फिर भी विक्रम वर्मा बहुत सीना तानकर और छाती चौड़ी करके उस मौत के जबड़े में खुद पैर रखने के लिए तैयार हो गया था। अब खेल बदल चुका था। शिकार का समय खत्म हो गया था और अब शिकारी का शिकार होना था। तूफान से पहले की शांति। तूफान से पहले की शांति हमेशा भयानक होती है। वो शांति इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मालवीय नगर के विराट महल बंगले में अभी एक ऐसी ही जानलेवा शांति फैली हुई थी। शाम के 7 बज रहे थे। विक्रम वर्मा बहुत शांत और धीमे कदमों से बंगले में वापस आया। उसके चेहरे पर दिन भर के काम की कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई की जानकारी उसके हर व्यवहार से झलक रही थी। हाल में घुसते ही उसने देखा कि निधि सोफे पर बैठकर हाथ में मोबाइल पर कुछ तेजी से टाइप कर रही थी। विक्रम के पैरों की आवाज सुनते ही वो चौंक गई और उसने मोबाइल बाजू में रख दिया।
चेहरे पर चिंता का एक बहुत नकली मुखौटा चढ़ा लिया। विक्रम, फाइनली तुम आ गए। मैं कब से इंतजार कर रही थी। सुबह से मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था। क्या हुआ था सुबह? तुम गाड़ी छोड़कर अचानक पीछे के दरवाजे से क्यों चले गए? निधि की आवाज में चिंता और प्यार का ऐसा नाटक था कि कोई आम इंसान होता तो उसके पैरों में सिर झुका देता। लेकिन विक्रम अब पुराना अंधा प्रेमी नहीं रहा था। वो अब एक बहुत ठंडे दिमाग का शिकारी बन चुका था। विक्रम ने बहुत नॉर्मल तरीके से अपनी टाई ढीली की, एक सोफे पर निधि के सामने बैठा और चेहरे पर हल्की थकी हुई हंसी लाकर बोला, कुछ नहीं निधि, तुम बेकार में घबरा गई। सुबह गाड़ी में बैठने ही वाला था तभी मुझे इंजन से एक अजीब सी आवाज आई। मुझे लगा गाड़ी में कोई बड़ा खराबा है। आज की आगरा की मीटिंग इतनी जरूरी मुझे रास्ते में कहीं रुकना नहीं था, इसीलिए पीछे के रास्ते से जाकर तुकाराम को दूसरी गाड़ी के साथ आगे वाले चौराहे पर बुला लिया। बस समय की दिक्कत थी, बाकी कुछ नहीं। निधि के चेहरे का वो सूक्ष्म बदलाव विक्रम की तेज नजर से नहीं छूटा। उसकी आंखों की घबराहट एक पल में गायब हो गई और वहां एक बहुत बड़ी राहत दिखी। प्लान पूरी तरह फेल नहीं हुआ, बस गाड़ी खराब होने की वजह से आज का मौका हाथ से निकल गया। ये विचार उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। उसने एक लंबी सांस ली और विक्रम के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे देवा, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जाने दो, तुम सुरक्षित होना यही सबसे जरूरी है। उसका वो स्पर्श जो कभी विक्रम को स्वर्ग जैसा लगता था, वही स्पर्श अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप ने जकड़ लिया हो। उसके हाथ की गर्मी अब उसे चिढ़ाने वाली और रोंगटे खड़े करने वाली लग रही थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर लोहे जैसा कंट्रोल रखा। उसने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसकर बोला, मैं एकदम फिट हूँ, तुम चिंता मत करो। बुद्धि की लड़ाई और खानपुर घाटी। अगले के 2 दिन विराट महल बंगले में एक कमाल की दिमागी चाल की लड़ाई चल रही थी। ये 2 दिन दिमाग की ऐसी बाजी थी, यहाँ सामने वाले को लग रहा था वो जीत रही है, लेकिन असल में उसे पता नहीं था कि उसका शव कहाँ दफन होगा। ये पहले से तय हो चुका है। खाने की टेबल पर नजारा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात का खाना चल रहा था। चांदी की थालियों में 5 तरह के पकवान परोसे हुए थे। निधि अपने हाथ से विक्रम को श्रीखंड परोस रही थी। विक्रम, थोड़ा और ले लो ना, मैंने खास तुम्हारे लिए अपनी देखरेख में बनवाया है। निधि बहुत मीठा हंसकर बोली। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। सामने बैठी ये वही औरत थी जिसने बहुत ठंडे दिल से कहा था, मेरा उसके साथ कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, वो मर जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। विक्रम को वो रिकॉर्डिंग वाली आवाज याद आ गई। उसके गले में खाने का कौर अटक सा गया, लेकिन उसने पानी का घुंट भरा और शांति से खाता रहा। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद ही कुछ अलग है निधि, विक्रम हंसते हुए बोला। तुम्हारे इसी प्यार की वजह से ही तो मैं आज तक टिका हुआ हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी तो पूरी जिंदगी ही तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है विक्रम। निधि नजरें चुराकर बोली। ये सुनकर विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे जा रोए। वो बहुत ठंडे दिमाग से अपना अगला दांव चलते हुए बोला, निधि, परसों मुझे एक साइड विजिट के लिए कोंकण जाना पड़ेगा। आगरा का प्रोजेक्ट खत्म होते ही वहाँ एक बड़ा रिसोर्ट बनाने का विचार है। मैं खानपुर घाटी होकर जाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ। रास्ता थोड़ा खराब है लेकिन समय बचेगा। खानपुर घाटी, ये शब्द सुनते ही निधि की आंखों में एक सेकंड के लिए जो भयानक चमक आई। शिकार जाल में फंस चुका था राहुल और उसका प्लान फिर से जिंदा हो गया था। कोंकण, और वो भी खानपुर घाटी से। निधि ने झूठी चिंता का नाटक किया। घाटी का रास्ता बहुत खतरनाक है ऐसे सुना है मैंने। बरसात के दिन है और धुंध भी बहुत होती है। तुम कोशिश करना किसी दूसरे रास्ते से जाना, वही रास्ता नजदीक है। और चिंता किस बात की, मेरा ड्राइवर है ना मेरे साथ। विक्रम ने बहुत शांति से जवाब दिया। निधि ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में ये चल रहा था कि कब राहुल को फोन करके ये खुशखबरी दे।
आधी रात की गुप्त मुलाकात। दिन खत्म हुआ, रात के 12 बजे थे। बंगले में चारों तरफ भयानक शांति थी। निधि अपने बेडरूम में खराटे लेकर गहरी नींद में थी। शायद 50 करोड़ रुपए के सपने देख रही थी। विक्रम सिर्फ जाग रहा था। वो धीरे से उठा, शरीर पर एक शॉल ओढ़ी और किसी को भनक ना लगे इस तरह बंगले के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। अंधेरे में रास्ता काटता हुआ वो पीछे वाले आउट हाउस में आया। वहां एक छोटा पीला बल्ब जल रहा था। ये सुमन और मल्हार का घर था। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में सुमन ने दरवाजा खोला। इतनी आधी रात को साहब को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने घबराकर साड़ी का पल्लू ठीक किया। साहब, आप इतनी रात को, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? सुमन की आवाज कांप रही थी। सुमन, घबराओ मत, मैं सिर्फ मल्हार से मिलने आया हूँ। विक्रम बहुत विनम्रता से बोला। वो अंदर आया। एक छोटी सी खटिया पर मल्हार गहरी नींद में था। बगल में ही एक कोने में भगवान का एक छोटा सा मंदिर था। वहां तुलसी की माला और एक छोटे दिए की रोशनी पड़ रही थी। इस घर में गरीबी थी, लेकिन यहाँ की हवा विराट महल बंगले से कई गुना शुद्ध और ईमानदार थी। विक्रम ने सुमन को बैठने को कहा और फिर बहुत बारी दिल से उसे सारा सच बता दिया। निधि की साजिश, राहुल का धोखा और मल्हार की दिखाई हुई बेमिसाल हिम्मत, सब कुछ। सुमन ये सब सुनकर सुन्न रह गई। उसकी आंखों से जर्जर आंसू बहने लगे। हे भवानी साहेब, ये क्या भयानक बात सुन रही हूँ। वो मैडम तो साक्षात राक्षस जैसी निकली। और मेरा बेटा, मेरा मल्हार, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। विक्रम आगे आया और बहुत आदर से सुमन के सिर पर हाथ फेरा। सुमन, हिंदू धर्म में उपकार की भावना को भगवान के बराबर माना जाता है। उपकार भूल जाए वो इंसान कैसा? तुम्हारे 10 साल के बेटे ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक मालिक की, एक इंसान की जान बचाई है। उसने मुझे मेरी मौत आंखों के सामने दिखा दी। अगर वो ना होता तो आज तुम मेरा 13वीं का बोझ बना रही होती। सुमन दोनों हाथ जोड़कर विक्रम के पैरों में गिरने लगी, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया। सुमन, आज के बाद आपके हाथ मेरे सामने नहीं जुड़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज से इस मल्हार की जिम्मेदारी विक्रम वर्मा की, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य सब अब मेरा है। आज से वो मेरा बेटा है। बस आगे के कुछ दिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। किसी को भी हमारे प्लान की भनक नहीं लगनी चाहिए, समझी? सुमन ने रोते रोते ही सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक बड़े सहारे पर भरोसा था। शिकार का दिन और आखिरी जंग। आखिरकार वो दिन आ गया। बाहर आसमान में काले घने बादल जमा थे। जयपुर में सुबह से ही एक ठंडी और सनसनाती हवा चल रही थी। जैसे प्रकृति भी आज होने वाले रोमांच की पहले से ही तैयारी कर रही थी। विक्रम रोज की तरह रोब में तैयार होकर नीचे आया। उसने एक गहरे रंग की मोटी जैकेट पहनी थी। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। मौत का सामना करने का डर नहीं था, बल्कि मौत को ही ललकारने की जिद थी। निधि दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा वाली वो मीठी जहरीली हंसी थी। ध्यान रखना विक्रम, पहुंचकर मुझे फोन जरूर करना। वो पास आकर बोली। हाँ जरूर, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना निधि, बहुत ख्याल रखना। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। उस एक वाक्य में कितना भयानक मतलब छिपा है, वो निधि को एक पल के लिए बिल्कुल समझ नहीं आया। न्याय और नया सवेरा। निधि ने सिर्फ हंसकर सिर हिला दिया। विक्रम बंगले की सीढ़ियां उतरकर गेट की तरफ चलने लगा। बाहर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का इंजन चालू था। धुंध की वजह से माहौल में थोड़ा धुंधलापन था। विक्रम गाड़ी के पास पहुंचा। उसने पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। आगे की सीट पर ड्राइवर बैठा था, लेकिन आज उस ड्राइवर ने सिर की कैप नीचे खींच रखी थी। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत सख्त और मजबूत भाव था और उसके बाएं हाथ में वही पुराना चांदी का कड़ा रोशनी में चमक रहा था। वो कोई नकली ड्राइवर नहीं था, वो खुद तुकाराम काका थे।
विक्रम ने सीट बेल्ट लगाई और ठंडी सांस ली। चलो काका, खानपुर घाटी की तरफ। विक्रम की आवाज़ शेर की दहाड़ जैसी मजबूत थी। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और एक भयानक तूफान का सामना करने के लिए मौत की उस गहरी खाई की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। अब वापस मुड़ना नहीं था, अब सिर्फ न्याय होना था। खानपुर घाटी में खेला असली खेल। जयपुर की सीमा पार करके मर्सिडीज गाड़ी अब खानपुर घाटी के घुमावदार रास्ते पर चढ़ चुकी थी। शहर का शोर शराबा पीछे छूट गया था और प्रकृति का एक रौद्र, डरावना लेकिन उतना ही रहस्यमय रूप सामने आने लगा था। बरसात के दिन होने की वजह से खानपुर घाटी में ऐसा लग रहा था जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। बारिश की बूंदें शुरू थीं। गाड़ी के शीशे पर टकराती बारिश की बूंदों की आवाज़ और बाहर चलती तेज हवा की सनसनाहट के अलावा गाड़ी में भयानक शांति थी। सड़क पर 10 फुट आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना घना धुंध फैला हुआ था। एक तरफ काला आसमान छूते पहाड़ और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरी खतरनाक खाई। गाड़ी के वाइपर बहुत तेज घूम रहे थे। खानपुर घाटी के रास्ते पर तुकाराम काका की नज़र सामने के रास्ते पर बाज की तरह टिकी थी। उनके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जकड़े हुए थे। विक्रम वर्मा पीछे की सीट पर बहुत शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था, बल्कि एक जंग की तैयारी थी। साहब, तुकाराम काका की आवाज़ उस शांति में गूंजी। उसकी नज़र रियर मिरर में किसी चीज़ पर टिक गई थी। पीछे एक गाड़ी आ रही थी। जब से हमने घाटी शुरू की है तब से देख रहा हूँ वो गाड़ी हमारी ही स्पीड से पीछे आ रही है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। धुंध में 2 पीली लाइटें मर्सिडीज का पीछा कर रही थी। वो एक ग्रे रंग की इनोवा गाड़ी थी। तुकाराम, स्पीड थोड़ी कम करो, उन्हें पास आने दो। आज उन्हें जो खेलना है खेलने दो। विक्रम की आवाज़ लोहे जैसी सख्त और ठंडी थी। गाड़ी कुछ किलोमीटर आगे गई। अब घाटी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू हुआ था। वहाँ रास्ता बहुत छोटा था और खाई का अंदाजा नहीं लग रहा था। ऐसे सुनसान और मौत वाले मोड़ पर पीछे वाली इनोवा ने अचानक स्पीड बढ़ाई। बारिश का पानी उड़ाती, इंजन की कर्कश आवाज़ करती वो खूंखार गाड़ी मर्सिडीज के बिल्कुल पास आ गई। तुकाराम काका को कुछ समझ आए उससे पहले ही इनोवा ने बहुत खतरनाक तरीके से मर्सिडीज को ओवरटेक किया और अगले ही पल टायरों की चीख के साथ वो गाड़ी मर्सिडीज के ठीक आड़ी लगा दी। तुकाराम काका ने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। गाड़ी वहीं रुक गई। मर्सिडीज का बम्पर और इनोवा के बीच मुश्किल से कुछ इंच का फासला बचा था। विक्रम की सांस एक पल के लिए रुक गई। इनोवा के दरवाजे खुले। उसमें से 4 हट्टे-कट्टे भयानक दिखने वाले गुंडे बाहर आए। उनके हाथों में लोहे की रोड और हथियार थे। बारिश के पानी में भीगते हुए वो गुंडे मर्सिडीज की तरफ चलने लगे। उनके पीछे एक लंबा और लुच्चा चेहरे वाला इंसान गाड़ी से नीचे उतरा। वो राहुल था, निधि का साथी और कई मौतों से जुड़ा हुआ क्रूर अपराधी। उसने शरीर पर काला जैकेट पहना था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। उसे लग रहा था कि गाड़ी में पहले वाला नकली ड्राइवर होगा जो उनके प्लान का हिस्सा है और पीछे विक्रम अकेला बेबस बैठा होगा। विक्रम को गाड़ी समेत खाई में धकेल देने का उनका प्लान अब आखिरी स्टेज में था। राहुल के चेहरे पर एक क्रूर जीत की हंसी फैल गई। 50 करोड़ की रकम उसे सामने दिख रही थी। गुंडों ने विक्रम की गाड़ी को घेर लिया। एक गुंडे ने तुकाराम काका की तरफ वाली खिड़की पर रोड मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ठीक उसी पल खानपुर घाटी की उस जानलेवा शांति और बारिश की आवाज़ को चीरता हुआ एक बहुत तेज और भयानक सायरन की आवाज़ वहां गूंज उठी। पासा पलटा, शिकारी ही बना शिकार। गुंडों के हाथ हवा में ही रुक गए। राहुल के चेहरे की हंसी एक सेकंड में जम गई। उसे कुछ समझ आए उससे पहले ही आसपास के घने जंगल और चट्टानों की आड़ से लाल नीली लाइटें चमकने लगी। पीछे से 3 सादी गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से आईं और उन्होंने इनोवा के पीछे का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया।
वहीं रुको, हाथ में हथियार नीचे फेंक दो। ये आवाज़ इंस्पेक्टर जादव की थी। जयपुर क्राइम ब्रांच के बहुत तेज अधिकारी उनके सादे वेश और खाकी वर्दी में 15 से 20 हथियारबंद पुलिस ने कुछ ही सेकंडों में राहुल और उसके गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। सभी पुलिस वालों की बंदूकें राहुल और उसकी टोली पर तनी हुई थी। ये पूरी तरह का एक झटका था। जिस शिकार का जाल उसने रचा था वही शिकारी पुलिस को लेकर आ गया था। ये राहुल की समझ में आ गया। उसकी आंखें डर और हैरानी से फट गई। उसने भागने के लिए खाई की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन दो पुलिस वालों ने झपट कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसके हाथ से पिस्तौल दूर फेंक दी गई। बाकी गुंडे भी पुलिस की बंदूकों के डर से घुटनों पर बैठ गए। उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। विक्रम की गाड़ी का पीछे का दरवाजा खुला और विक्रम वर्मा बहुत शांति से एक विजेता के रूप में गाड़ी से बाहर आए। बारिश की बूंदें उनके सूट पर पड़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जमीन पर पड़ा राहुल नफरत से विक्रम की तरफ देख रहा था। विक्रम उसके पास गया और नीचे झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे ही पैसे पर पलने वाले सांपों का फन कुचलते मुझे देर नहीं लगती। राहुल, तुम आज गलत आदमी से टकरा गए। इंस्पेक्टर जादव ने राहुल के हाथों में हथकड़ी लगा दी और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गए। 50 करोड़ का सपना खानपुर घाटी की उसी खाई में हमेशा के लिए दफन हो गया। जयपुर में पाप का हिसाब। इधर जयपुर में विराट महल बंगले में निधि बहुत आराम से सोफे पर बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी और वो हाथ में जूस का गिलास लेकर राहुल के फोन का इंतजार कर रही थी। 50 करोड़ का आंकड़ा उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी बंगले की डोरबेल बजी। निधि ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। उसे लगा विक्रम की मौत का ही समाचार लेकर कोई आया होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरवाजे पर 3 महिला पुलिस अधिकारी और 2 इंस्पेक्टर खड़े थे। मिसेज निधि वर्मा, आपको गिरफ्तार किया जाता है, एक महिला अधिकारी ने बहुत ठंडी आवाज में कहा। अरेस्ट? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? निधि की आवाज डर से कांपने लगी। उसने नाटक करने का आखिरी प्रयास किया। विक्रम वर्मा की हत्या की साजिश रचने और बीमे में धोखाधड़ी के जुर्म में आपकी गिरफ्तारी की जाती है। सबूत पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। चलो गाड़ी में बैठो। महिला पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिन हाथों में से वो 50 करोड़ गिनने के सपने देख रही थी, उन्हीं हाथों में अब लोहे की बेड़ियां थी। उसका जूठा और मोहक नकाब आज हमेशा के लिए फट गया था। नया सूरज और सच्चा रिश्ता। 6 महीने बीत गए। जयपुर के उस विराट महल बंगले में अब एक बिल्कुल अलग तरह की सुबह उगी थी। पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। कोर्ट में केस बहुत तेजी से चला। मल्हार द्वारा दिया गया वो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वकील कुलकर्णी द्वारा इकट्ठे किए गए बीमे के सबूत और खानपुर घाटी में रंगे हाथों पकड़ा जाना, इन सभी सबूतों की वजह से निधि और राहुल दोनों को उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई गई। आज बंगले का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पहले जो दिखावा और नकली शांति थी, उसकी जगह अब एक सच्चे ईमानदार जीवंतपन और प्यार ने ले ली थी। सुमन ताई अब सिर्फ नौकरानी नहीं रही, बल्कि घर की एक जरूरी सदस्य बन गई थी। तुकाराम काका को उनकी वफादारी के लिए कंपनी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। बगीचे में जहां 6 महीने पहले विक्रम के लिए मौत का जाल बिछाया गया था, वहां आज एक बहुत खूबसूरत नजारा था। हरे भरे घास पर 10 साल का मल्हार पालथी मारकर नीचे बैठा था। उसके सामने एक कैनवास था और वो हाथ में रंगीन पेंसिल लेकर बहुत लगन से एक बड़े बरगद के पेड़ का चित्र बना रहा था। अब उसके शरीर पर वो पुराने फटे कपड़े नहीं थे, वो अब एक अच्छे स्कूल की यूनिफॉर्म में था। उसका चेहरा एकदम स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। विक्रम वर्मा घर से बाहर आए। उनके हाथ में कॉफी का मग था। वो हंसते हंसते मल्हार के पास गए
और उसकी पीठ पर बहुत प्यार और पिता जैसे लाड से हाथ रखा। मल्हार ने पलटकर देखा और उसके चेहरे पर एक मीठी हंसी खिल गई। साहब देखो ना कैसा लग रहा है चित्र। अरे वाह बहुत सुंदर बेटा। लेकिन मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे अब साहब नहीं पापा कहना है। विक्रम की आंखों में पानी आ गया। सुमन की सहमति से विक्रम ने मल्हार की पढ़ाई और भविष्य की पूरी कानूनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। जिस घर में उन्हें मौत की खाई दिखी थी उसी घर में अब उन्हें मल्हार के रूप में जीने की एक नई और सुंदर उम्मीद मिल गई थी। विक्रम ने मल्हार को अपने पास खींचा। उनके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और एक संतोष की सांस ली। मुसीबतें अक्सर हमारे सबसे करीबी लोगों से ही आती हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे की ईमानदारी और हिम्मत किसी बड़े इंसान की किस्मत कैसे बदल सकती है। ये इसका जीता जागता सबूत है। सच्चा रिश्ता खून का ही होना जरूरी नहीं है। मुसीबत में जो अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा हो जाए वही हमारा अपना साबित होता है। आपकी राय में मल्हार जैसे बच्चे की हिम्मत के लिए सबसे बड़ा इनाम क्या होना चाहिए? ये कमेंट में ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।